जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग का चैप्टर जो था कौन सा है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके हैं और भी हम लोग आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल आज भी ख़त्म करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं सवाल। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो लिखा है 6 की पावर n। तो बेटा 6 की पावर n है, तो कह रहा है क्या ये 0 पर समाप्त होगी? तो कह रहा है 0 पर समाप्त होगी और n एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी है? प्राकृत संख्या है। अब देखते हैं भाई प्राकृत संख्या आखिर होती क्या। तो खुद क्या दिया गया? n एक प्राकृत संख्या है। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या आखिर होती क्या है। ठीक है, देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और आगे भी देखिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। देख तो ध्यान से। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? वो लोग एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक चलती है। आगे देखते हैं। तो अब देखो, इसमें रख के वैल्यू देखते हैं कि n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, क्या किसी भी वैल्यू में 6 की पावर n में क्या 0 आएगा? ये हमें क्या करना है? दिखाना है, जांच करना है। आइए देखते हैं। तो 6 की पावर n रखेंगे, आएगा 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखेंगे तो आएगा 36 आएगा। 6 की पावर अगर 3 रखेंगे तो आएगा 216, 216 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगर 6 की पावर कुछ भी रखो तो एक देखो, एक तरीका ये बन गया। आइए देखते हैं ध्यान से। चलिए, एक तरीका हम लोग सीखते हैं कि 6 की पावर, आइए इधर देखते हैं। तो 6 की पावर अगर n है और n एक कैसी है? प्राकृतिक संख्या, एक नेचुरल नंबर है। कैसी है? एक नेचुरल नंबर है। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, क्या होगा? इकाई जो अंक होगा वो क्या होगा? इसका हमेशा 6 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 की पावर अगर कुछ भी कर दिया जाए तो उसका इकाई अंक 6 होता है, या बोल सकते हो वो 6 पर ही समाप्त होते। देखो बेटा, 6 पर समाप्त, 6 पर समाप्त, 6 पर समाप्त, इकाई अंक 6 6 6। तो बताओ क्या हो गया? तो समाप्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे कि 6 की पावर कुछ भी कर देने पर वो 6 पर समाप्त नहीं, सॉरी 6 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना। आगे चलो, अच्छा हम लोग देखते हैं। आइए, ये वाला जो सवाल दिया गया है, तो ये सवाल हम एक बता चुके हैं। चलिए आज फिर से देखते हैं और इसके बाद इसी तरह से का एक सवाल आपको हम देते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। लिखा, व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चलिए लिखते हैं। तो सवाल अपने पास का 7 इंटू क्या है? 11 इंटू 13 प्लस 13 है, ये दिया गया है। और एक संख्या और दी गई है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ये दिया गया है। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये दिया गया है। और अपने पास ये प्लस में क्या दिया गया? 5 दिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये मतलब कि संख्या, पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या दी गई है, भाज्य संख्या क्यों है? भाई क्यों है? अब बात करते हैं भाई भाज्य संख्या क्या होती है। चलो सीखते हैं हम लोग भाज्य संख्या। पहले सीखते हैं भाज्य संख्या आखिर है क्या। भाज्य को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं इनको? कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब देखते हैं भाज्य संख्या उनको बोला जाता है जिनके जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है ना, मतलब मोर देन 2 फैक्टर। तो अगर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उनको भाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है ना। अच्छा चलो देखो ध्यान से। अगर हमने कह दिया 5 है, 5 में 1 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, तो
तो इसके केवल 2 फैक्टर हैं। हमने क्या बोला, जिनके 2 से अधिक गुणन, 2 से अधिक गुणनखंड 6 में 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और किससे जाएगा, 6 से जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक अगर गुणनखंड आ गए तो किससे चला जाएगा, ये 6 से जाएगा। ठीक है ना, किससे जाएगा, ये 6 से जाएगा। आगे देखते जाओ ध्यान से और देखो, इधर आ जाओ। अगर ये 8 लिखा हुआ है, ये किससे जाएगा, 2 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 8 से जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो भाज्य संख्या कहलाती है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए भी देखते हैं, कह रहा भाज्य संख्या है या नहीं है, भाज्य संख्या क्यों है, ये तो बताना है, भाज्य संख्या क्यों है। चलो पहले इसको उठाते हैं। लिखा है अपने पास 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू सॉरी प्लस का 13। अब इसको देखो ध्यान से, ये अपना एक पद लिखा हुआ, ये अपना दूसरा पद लिखा है। प्लस और माइनस जो लिखा रहता है वो पद को अलग करते हैं, टर्म को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है ना, देखते जाओ ध्यान से। अब इसमें सॉरी, अब इसमें देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। देखो इसमें 13 है, इसमें भी 13 कॉमन आ, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो 7 इंटू 11 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है, अगर इनमें कुछ कॉमन ना था तो हम कह सकते हैं भाज्य संख्या नहीं है। अगर इनमें कॉमन आ रहा है तो भैया ये भाज्य संख्या 100% हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। अगर और करना चाहो तो देखो 13 हो जाएगा 77 और प्लस का 1 हो जाएगा, ये करेंगे और हो जाएगा 13 इंटू 78। अरे भैया सम संख्या आ गया, क्या आ गया, सम संख्या। अगर सम संख्या आ गया तो कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। इनका मल्टीप्लाई करोगे और फिर लिखा जाएगा क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। क्या लिखोगे, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा अधिक मतलब कि 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो देखो ध्यान से, लिखा है, क्या लिखा है देखिए नेक्स्ट, ये दिया है सवाल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में लिखा है 5। आइए देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। देखा एक टर्म ये है और दूसरा टर्म अपना ये है, देखा हमने कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। एक मिनट देखो भाई, तो हमने देखा यार इसमें तो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बचे 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, इधर से 5 कॉमन लिया तो बचेगा 1। अब देखिए इसमें देखा जाएगा ध्यान से, तो यह कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 छंग 42 हो जाएगा और इंटू 4 4 3 12 हो गया और इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और ये हो गया अपना प्लस का 1। अब देखो इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको ऐड करोगे तो पहली बात तो ये है कि भैया इसमें क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। अगर इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है तो ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। चाहो तो भाई इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगे 2, 12 चौक 48 2 50 इंटू 2 किया और प्लस का 1 किया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8 0 10 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 0 और ये 9 हो जाएगा और इंटू में क्या करेंगे 5 करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा अपना, तो हो जाएगा 45 हो गया और 0 आ गया और साथ में क्या आ जाएगा 5 कम 5। अब देखो ये भैया 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये देखो सीधा 1 से जाएगा और ये स्वयं अपनी संख्या से भी जाएगी और साथ में 5 से भी जाएगी, तो मोर देन 2 फैक्टर, तो बताओ क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल है अपने पास। हाँ ये है अपना लैंग्वेज बेस्ड सवाल। देखिए क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ। चलिए सवाल पहले पढ़ लो, आगे बताते हैं फिर, ठीक। सवाल पढ़ो जब तक। सवाल आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, उसको ध्यान से पढ़ो समझो। चलिए अब हमारे साथ पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः मतलब कि पुनः दोनों मतलब क्या लिखा, किसी समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, तो बस यही निकालना है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा भाई सोनिया जो है 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। आइए
चित्र के माध्यम से समझे, है सिंपल लेकिन पूरा समझाएंगे। सोनिया जो है कितने मिनट में चक्कर लगा रही है भाई, 18 मिनट समय लग रहा है उसको। और आगे देखो भाई ध्यान से, आगे क्या दिया गया, रवि जो है 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। रवि कितने मिनट में चक्कर लगा रहा है, 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। अब देखो भाई है क्या मामला, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, तो वृत्त से अब यहां से चलना प्रारंभ किया, ये एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु ले लिया, यहां से सोनिया ने चलना। देखो सोनिया को पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, ठीक है, और रवि को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। तो अब देखो 18 मिनट में इसने एक चक्कर लगाया, यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद रवि ने 12 मिनट में एक चक्कर लगाया, ठीक है ना, तब तक सोनिया और आगे बढ़ गई। ऐसे तो मामला है, तो भाई 18 मिनट में चक्कर लगा रहे, 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, ठीक। तो देखो सोनिया आएगी, पूरा चक्कर लगाएगी, सोनिया को कितना लग रहा है, ये 18 मिनट में लग रहा है। रवि की बात करते हैं तो रवि कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो जैसे सोनिया आएगी 18 मिनट, रवि और सोनिया दोनों ने चलना प्रारंभ किया, यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, पूरा घूम कर राउंड करके आ गए, ठीक है ना। सोनिया जैसे ही, अब देखो रवि को कम समय लग रहा, रवि 12 मिनट में चक्कर लगा के आगे बढ़ गया, और जब तक यहाँ रवि माना कि हमने रवि यहाँ तक आया तब सोनिया चक्कर लगे, तब तक रवि और आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसा होता जाएगा। तो कब दोनों एक ही बिंदु पर आएंगे, जब कभी भी वृत्ताकार वाले सवाल हो, वृत्त वाले सवाल हो और चक्कर लगाने वाले सवाल, वृत्त के पथ पर चक्कर लगाने वाले सवाल, एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, 3 4 5 कितने भी व्यक्ति हो, एक तो वैसे नहीं दिया रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी व्यक्ति हो, अगर वृत्त में चक्कर लगाने वाले सवाल आ जाए कि एक व्यक्ति इतने मिनट चक्कर लगा रहा है, दूसरा इतने मिनट चक्कर लगा रहा है, तीसरा इतने मिनट चक्कर लगा रहा है, सबका अलग अलग समय दिया गया है, और पूछा जाए कि वह कब समय आएगा जब सभी व्यक्ति एक बिंदु पर आकर मिलेंगे, जब मिलने की बात आए, वृत्त वाले सवाल आए, तो आंख बंद करके क्या निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है ना। अब डायरेक्टली हम ये भी बता देते कि आपको एलसीएम निकालना है, लेकिन समझना है वृत्त वाले सवाल आएंगे तो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। आइए एलसीएम निकालते, फिर आपको सवाल और समझाते हैं। आइए एलसीएम निकालना, चलिए साथ में एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या कहते हो, साथ में निकाल लें, ठीक है, आ जाओ साथ में एलसीएम निकालते हैं। ठीक, देखो एलसीएम में क्या कोई दिक्कत नहीं, जब तक एक नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते रहें। आ जाओ, 2 से 9 6, 2 से 9 3, इसके बाद आ जाओ 3 से 1, 3 एकम 3 1, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना आ गया 36 मिनट। 36 मिनट तब होगा जब वो चक्कर मतलब कि एक भी बिंदु पर एक साथ मिल जाएंगे। आइए अब समझाते हैं, देखो 36 मिनट कह रहा है, देखना ध्यान से। रवि की बात करते हैं, आ जाओ, ये रवि है और ये है अपनी सोनिया, ये अपना रवि है, ये अपना सोनिया है। आगे देखते हैं, रवि जो चक्कर लगा रहा है भाई 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, मतलब ये पूरा चक्कर लगा के आएगा, 12 मिनट में एक चक्कर हो जाएगा, तो एक चक्कर इसका कंप्लीट हो गया। सोने की बात करते हैं, सोनिया जो है 18 मिनट चक्कर लगा रही, तो 18 मिनट में आ जाएगी, एक चक्कर हो जाएगा। फिर देखो दूसरा चक्कर लगाएगा तो इसको टोटल कितना लग जाएगा, 24 मिनट लगेगा, और ये दूसरा चक्कर लगाएगा तो कितना लग जाएगा, इसको लग जाएगा 36 मिनट। और जब तक ये दूसरा चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर 12 मिनट का, दूसरे चक्कर में समय लगेगा 24 मिनट का, मतलब दूसरा चक्कर टोटल चक्कर हो जाएंगे 24 मिनट में लग जाएंगे, और फिर जब तीसरा चक्कर लगा तो टोटल समय इसको हो जाएगा 36 मिनट हो जाएगा। समझ में? देखो पहला चक्कर 12 मिनट में, और दूसरा चक्कर जो टोटल फिर 12 मिनट में, और तीसरा फिर 12 मिनट में लगेगा, ठीक है ना। इसका पहला चक्कर 18 मिनट में और फिर 18, तो 18 18 36, और जो 12 के 12 में 24 36, तो बेटा 36, दोनों 36 कॉमन आ रहा है, तो 36 मिनट वही आंसर होगा जहां पर दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। नहीं तो देखो अब सीधी सी बात है, इतना समझना है तो ठीक है, अब समझाने को इतना समझा दिया कि बाकी आखिर आया कैसे है। अब कभी भी वृत्ताकार वाले सवाल आ जाए, अभी बताया था, एक बार फिर सुन लो, वृत्त वाले सवाल आ जाए, रिंग वाले सवाल आ जाए कि एक मतलब कि 3 घंटियां लगी हुई हैं, 1 घंटी 5 मिनट में, दूसरी घंटी 10 मिनट में, तीसरी घंटी 15 मिनट में बज रही है, तो तीनों एक साथ कब बजेगी, इस टाइप के सवाल आ जाए तो एलसीएम वाले सवाल। वृत्त में चक्कर लगाने वाले सवाल आ जाए तो एलसीएम वाले सवाल लगाएंगे। ठीक समझ में आया कि नहीं है? अब देखते हैं हम लोग आगे, चलिए।
नेक्स्ट सवाल है, हाँ जिसकी बात की थी वही आ गया। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेगी। ध्यान से देखना। तो बेटा घंटी वाले सवाल आ गए तो 9, 12 और ये 15। तो पहली घंटी 9 मिनट में, दूसरी घंटी 12 मिनट में बज रही है और तीसरी घंटी 15 मिनट में बज रही। चलो बेटा इनका निकालते एलसीएम। हमने कहा था वृत्त वाले सवाल आ जाए, एथलीट अगर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं तो एलसीएम आएगा, अगर रिंग वाले घंटी वाले सवाल आ जाएंगे तो एलसीएम लगाएंगे। चलो अब देखो इसमें क्या करना है, 2 से बाहर डिवाइड करो, क्योंकि अब देखो 2 से नहीं जा रहा है, ये नहीं, लेकिन ये जा रहा है, कोई बात, इसको 2 से, इसको ये नहीं जाएगा, 2 छंग 12, 15। फिर बेटा देखा 2 से जा रहा है, चलो 2 से फिर दे दो, ठीक। इसके बाद देखो 3 से जा रहा है। देखो केवल एलसीएम में नियम होता है कि जाएंगे तो सभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, जिससे जाता जाए देते जाओ। 3 से सब जा रहे हैं, देखो 3 त्रिका 9, 3 निकम 3, 3 पचे 15। इसमें देखो 3 से जा रहा है 1 और ये हो जाएगा 5, ये 5 से जा रहा है 1 1 1। अब सब में एक अब हमको रुकना है, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, सॉरी 3 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 3 5, देखते जाओ। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 5, 9 पना 45 इंटू 4, 45 चौक कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 मिनट। 180 मिनट वही समय होगा जब ये तीनों एक साथ बजेंगी। अब देखो कैसे पता लगाएंगे, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। आइए 144 और 90, चलो बेटा एचसीएफ एक साथ निकाल दें, 144 और 90 अलग अलग निकालना तो हमने बताया था। आइए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग निकालने का, और एचसीएफ निकालना एक साथ निकालेंगे। देखो बेटा जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आ जाओ, 2 से जा रहा है बिल्कुल, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 45। आगे देखा 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 निकम 3 3 पचे 15। 3 से फिर जा रहा है, 3 अठे 24 और 3 पचे 15। अब देखो नहीं जा रहा, अब जाएगा नहीं, ठीक है ना। एचसीएफ में जब तक मतलब कि एचसीएफ कहता है कि जाएंगे तो भाई दोनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आ जाओ, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, तो मतलब 18 ऐसे तैयार हो जाएंगे जो दोनों में क्या हो जाएंगे, अधिकतम क्या लिखा, और समान कार्टून रखें, समान ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी होगी, 18 होगी, और कार्टून भी कितने होंगे, 18। तो प्रत्येक गड्ढे में कार्टून की अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता, तो प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। क्या लेना है, एक सम संख्या में लेना। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा 990 और 945 का। आइए देखते हैं, 990, 990 और 945 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। देखते हैं, तो भाई 3 से जाएगा 3, सॉरी 30, फिर बेटा 3 से गया 110, और फिर किससे जाएगा अपना, ये जाएगा 2 से गया, वैसे 2 से पहले डिवाइड कर देते कोई दिक्कत नहीं थी। 2 से डिवाइड करेंगे 55 हो जाएगा, ये 5 से जाएगा 1 हो जाएगा, 11 से जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाओ इसमें आ जाओ, 9 से डिवाइड, सॉरी 9 से कह रहे हैं 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया 1, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 निकम में 0, 3 पचे 15। फिर बेटा 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। फिर कितने जाएगा, 5 से जाएगा 7, और 7 से जाएगा 1। हमें निकालना क्या, एचसीएफ। देखो ध्यान से देखना, डायरेक्ट बताते हैं। 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 1 3 ले लिया। इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अपना 1 3 ले लिया, ठीक है ना। और देखो 5 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हमने 5 भी ले लिया। और कुछ कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन नहीं, काम खत्म। 3 त्रिका 9 पना 45, 45 आ गया आंसर। आइए आगे देखते हैं।
लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तीन संख्याएं हैं और तीनों का एलसीएम बताना है, एचसीएफ बताना है, ठीक है ना। और क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें काफी चीजें हम लोग को सीखने के लिए, ध्यान से देखने वाला सवाल। आइए बताते हैं फिर, आइए देखिए, चलिए 378, 180 अभाज्य गुणनखंड 378, 180 और 420, क्या निकालना है इनका? पहले अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करते हैं। आइए एक बार फिर से फैक्टर सीखते हैं बहुत अच्छे से, जिसको ना आता तो एक बार और सीखना है, ठीक है। और अगर आपको सवाल आ रहे हैं समझ में, अच्छे से लगा पा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो आइए चलिए सवाल देखते हैं हम लोग। लास्ट में 8 है, 2 से जाएगा, 2, 2 एक कम 2, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से गया 9, 4, बेटा 2 से गया कितना आएगा अपना, सही है, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, देखो फिर गलत हो गया अपना, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, एक बजे 2 नहीं है 18, सॉरी सॉरी, देखिए ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऐसे ही गलत हो जाता है। आइए देखें, 3 से जाएगा 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से गया 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है ना। तो सही एक बार देखते हैं, गलत तो नहीं होगा, फिर से देखते हैं। 2 एकम 2 अपना एक बचेगा और 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 नहीं 18, 3 से गया 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से अपना जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, आ जाओ 2 से गया 90, 2 से गया 45 और फिर 3 से गया 15, फिर 3 से गया 5, फिर 5 से गया 1, आ जाओ 2 से गया 210, ठीक है। फिर 2 से गया 2 एक कम 2 0 5, 3 से गया 3 त्रिका 9 और यह जाएगा 3 पचे 15, फिर अपना किससे जाएगा ये, हाँ 5 से जाएगा 7, फिर 7 से गया 1, आइए 378, 180, 420, 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है। आइए पहले हम लोग एचसीएफ देखते हैं, जो कॉमन आएगा वही लेंगे, तीनों में कॉमन आना चाहिए, कंडीशन क्या, तीनों में 2 आ रहा है, तीनों में देखो 3 कॉमन आ रहा है भाई, ये 3 ले लिया। फिर अपने पास क्या आ रहा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, ख़त्म काम। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आया। अब एलसीएम की बात करते हैं, आ जाओ। तो जो कॉमन था वो तो लेना ही लेना है, अब जो बचा कुछ है, अब देखो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, एलसीएम तो 3 एक लेंगे, ठीक। ये 7 और ये 7 कॉमन आ रहा है तो हमने ये 7 भी ले लिया, और ये 5 कॉमन आ रहा है तो हमने 5 भी ले लिया। अब देखो, अब कोई 3 का कोई जुड़वा नहीं बचा, 3 का कोई पेयर में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नहीं आ रहा है ना, तो बेटा 3 को सिंगल ले लो, 3। क्या 2 का कोई आ रहा है, ओ ये 2 का आ तो रहा है ये, हाँ बहुत ध्यान से देखना है, हाँ अब 2, केवल एक सिंगल 2 लिया जाएगा, ये कंप्लीट। 7 पन्ना 35 और 35 दूनी 70, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 3 त्रिका 9,
3 दूनी 6, 9 सत्ते 63, 6 कितना आएगा ये 0, 6 3 18, 1 कैरी ऑन 1 1 हो जाएगा, और 6 6 36, 36 36 1 37, ये अपना आ गया एचसीएफ, सॉरी एलसीएम आ गया 3780, कितना आ गया 3780। अब देखो हम लोग ने तो 2 वाला नियम पढ़ा था, क्या नियम पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, लेकिन ये हमसे क्या करवाना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर क्या ये हो सकता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमें देखना है। वैसे सही पूछो तो भाई नियम ये था, अगर ये वाला नियम होता तो दिया रहता, ये वाला नियम होता तो हम बताते जरूर, लेकिन ये वाला नियम है तो केवल ये दिया, तो मतलब ये गलत तो आएगा, लेकिन भाई सिद्ध भी तो करना है, देखना गलत आएगा, करके भी तो देखते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ही नहीं है ना अपने पास, फार्मूला ही नहीं है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, आ जाओ एक मोटा मोटा देख के देखते हैं, 3 7 8 और 180 और 420 बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ आ रहा है, इंटू 6, इनका मल्टीप्लाई करके देखो जरा, देखो आएगा तो नहीं, लेकिन एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, समय की बर्बादी और कुछ नहीं इसमें। मल्टीप्लाई करो 378, 180 और ये हो जाएगा 420। अब बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई, देखो हम इससे कैलकुलेटर से करके देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जाएगा 28 5 7 6 8 0 0, इतना आ रहा है भाई, इतना बताओ आ रहा है, देख रहे हो इतना आ रहा है, 28 576 पूरे 800। ये देखते हैं हम, 3780 इंटू 6, तो हमने क्या कहा था भाई गलत आएगा, मल्टीप्लाई करते समय बर्बाद होता, तो मतलब भाई नियम ये ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो उनका लासा और उनका मासा का जो गुणनफल होता है तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये वाला तो सही है, ये तो नियम भी है, लेकिन ये वाला भाई गलत है, ये वाला कौन सा है, गलत हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट अपने पास सवाल जो दिया गया है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, लेकिन 2:3 के अनुपात में है, देखते जाओ ध्यान से भाई। क्या दिया गया है, 2 संख्या 2:3 के अनुपात में उनका लासा, मतलब एलसीएम कितना, देखो 2 संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में, उनका जो एलसीएम दिया गया है अपने पास दिया गया है 180, तो बेटा एचसीएफ निकालना है इनका, क्या निकालना है एचसीएफ। देखो इसका तरीका बताते हैं, जब कभी भी रेशियो में निकल दिया हो तो रेशियो जो होती है रियल नंबर नहीं होता है, रेशियो अब जैसे हमने कह दिया आधा, अब जैसे कि ये हमने कह दिया 4 और 8 है, इनका रेशियो निकालना है, तो क्या बोलोगे 1:2 है, हो सकता है अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये भी आ सकता है, रियल वैल्यू ये भी आ सकती है। रेशियो रियल वैल्यू नहीं होती है, रेशियो क्या होता है, मतलब इनका रेशियो क्या होता है कि आखिर इन दोनों का आपस में भाग कितना, मतलब कि ये जो है इसका कितना है 2/3, मतलब कि ऐसे हम कह सकते हो। तो इनके एक मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल मानेंगे, एक्स मान लिया जाएगा। चलो आओ देखते हैं, बस इतना समझना, देखो सवाल दिया गया है तो वेरिएबल में क्या है, माना पहली संख्या, ऐसे लिखोगे माना पहली संख्या, देखते जाओ ध्यान से, माना पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 2x, तथा दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 3x, ये हो जाएगी। अब बेटा देखो हमें एलसीएम पता है, लेकिन इन संख्याओं का एक बार एलसीएम निकाल के देखो, देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, बोलोगे x कॉमन आ रहा है, क्या 2 3 में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, और एलसीएम क्या कहते हैं, सबको लेना, 2 को भी लो 3 को भी लो, 2 और 3, तो हमने 2 को भी लिया
गुणे 3 को भी लिया और x को तो लेना, और किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम कहते हैं 2x और 3x का एलसीएम क्या है, बेटा x तो कॉमन है, कॉमन आ गया, 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं, लेकिन एलसीएम में दोनों को लिया जाएगा, तो 2 और 3 दोनों के, तो 2 3 6, तो 6x बराबर हो जाएगा 180 हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो बेटा x बराबर हो जाएगा 180/6 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी जाएगी, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी क्या थी, 2x थी, तो x की जगह वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 2 × 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा है। इसके बाद अगर बात करें कि x की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो कितना जाएगा, 3 × 30 कर दिया जाएगा तो आ जाएगा 90। अगर पूछा जाता बताओ पहली संख्या क्या है, तो बोलोगे 60 है, दूसरी संख्या क्या है, तो बोलोगे 90 है। इन दोनों का रेशियो देख लो, 2:3 आ रहा है। रियल वैल्यू ये है, रियल वैल्यू, रियल संख्या क्या है, ये है, और रेशियो ये निकाला। देखो रेशियो से हम नहीं पता लगा पाए, हो सकता है कि अगर यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर 6 होता तो भी तो 2:3 का आ रहा है, तो रेशियो से हम नहीं पता लगा सकते हैं। अच्छा आगे देखो ध्यान से, देखते जाओ ध्यान से। हाँ, तो हमें एचसीएफ निकालना ना, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा देखो 2x और 3x इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ में जो कॉमन आएगा वही तो लेंगे। भैया इनमें x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x कॉमन, और x की वैल्यू कितनी निकाली, 30 निकाली, और जो x कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो वही अपना एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा x, और x की वैल्यू कितनी, 30 है, तो एचसीएफ बताओ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चाहो तो ऐसे निकाल लो, आ जाओ। और अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो ठीक है, आ जाओ। 60 और 90 इनका अलग अलग फैक्टर कर लो, या फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम 180 × एचसीएफ निकाल दो। 180 को नीचे लाओगे तो 60 × 90/180, ये कितना हो जाएगा, एचसीएफ। ये कैंसिल, 2 और ये आ जाएगा 30। बताओ आया कि नहीं है, कैसे भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे ना निकालना चाहो तो ऐसे भी ना, 60 पता 90 पता, अब इनके अलग अलग फैक्टर करके देख सकते हैं। 2 से गया 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1, आ जाओ। 2 से गया 45, 3 से गया 15, 5 से गया 3 और 3 से गया 1। अब एचसीएफ में क्या कहता है भाई, जो कॉमन होगा वही तो लिया जाएगा। 2 कॉमन है, बिल्कुल हमने 2 ले लिया। 2 और देखो 3 कॉमन है, बिल्कुल है, तो 1 हमने 3 भी ले लिया। 5 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो हमने 5 भी ले लिया। तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, चाहे जैसे भी निकाल, सारे तुमको तरीके इसमें हमने बता दिए हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपना, ये वाला चैप्टर टॉपिक खत्म हो चुका है फिलहाल। तो अब देखते हैं एक शो आपके थंबनेल में सवाल लगा हुआ है, अब उसके बारे में देखते हैं। गजब का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाते हैं उनको जरूर लगाएं। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। नीचे दी गई आकृति में x और y का मान निकालना। देखो क्या क्या दिया गया है, ऐसे चित्र बना हुआ है, स्क्रीन में आपके दिख रहा होगा। फिर इधर है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और ये फिर ऐसे बना, इस टाइप से ऐसे बना। ठीक, देखो ध्यान से, y4x और 3 और 7, 3 और 7 ऐसे दिया गया है। ये होता है ट्री वाले सवाल होते हैं, पेड़ वाले सवाल, ऐसे शाखा फूटी रहती है। तो देखें ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। देखो इनका फैक्टर ये है, इनका फैक्टर ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो 7 3 का 21, बेटा 21, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। अब 21 यहाँ पर, तो 21 × 4, 21 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर आ जाएगा। तो आ जाएगा 4 × 4 और 4 दूनी 8, 84 में। तो y की वैल्यू हो जाएगी 84। बहुत सिंपल सवाल है, y की वैल्यू 84 हो जाएगी और x की वैल्यू 21 हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए, एक सवाल लिखा है कि ये वाला सवाल जो है ये आपको करना है, x, इसमें भी x और y के मान निकालने, ये वाला आपको कंप्लीट करना है। ये तो सिंपल सा हो जाएगा, सेम है, करने की कोशिश करना, ना है तो बताना। इसके बाद एक और इसी टाइप का सवाल दिया गया है, x, y और z के मान निकालने। आइए देखते हैं।
किसके मान निकालने हैं, एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। आइए देखते हैं भाई, अपने पास एक्स लिखा हुआ है और फिर ऐसे बना हुआ है, निकालो जरा, निकालो, साथ में निकालते जाया करो। चलिए, इसमें काफ़ी चीज़ हम लोग सीखेंगे। देखो, हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीपल से ही आया होगा, तो देखो कैसे निकल, हमें निकालना है एक्स वाई और जेड। एक बार सवाल देखिए सही निकला है कि नहीं। 33 3 हो गया, वाई हो गया 7, 161 हो गया, 7 और जेड हो गया। ठीक है, देखिए मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा, मतलब कि 7 इंटू जेड किया होगा, तभी तो अपना 161 आया होगा। बताओ आया कि नहीं आया भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। मतलब तो ये होगा, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो देखो वैसे लिखा हमने, तो जेड की वैल्यू निकालनी है तो आपको 7 नीचे भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। जेड बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 7 दूनी 14 और 7 त्रिका 21। इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी है, देखो मैं ये पे लिखे दे, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। बताओ आया कि नहीं आया, आ जाओ। अब इन दोनों, पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हम लिखे दे, देखो y बराबर जो होगा 7 इंटू 161 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगे 4 हो जाएगा, 7 एकम 7 7 4 कितना हो गया 11 हो जाएगा, 1127 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आएगा नहीं है। तो मतलब y की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 1127 1127 हो गया। बताओ आया कि नहीं आया। आगे देख, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हम कहते हैं x बराबर हो जाएगा 3381 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2 2 और 2 16, 1 2 3 6 1 7 और 2 3 6। बताओ आएगा कि नहीं। तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6762 आ गए। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी, तो हो जाएगा एक्स हो गया 6762 आ गया, 1127 आ गया और 23 आ गया। बिल्कुल सही जवाब। ओके, कंप्लीट। देखिए समझ में आ गया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल बचा है और ये एक्सरसाइज अपनी फिनिश। देखिए ये कथन और तर्क वाले, मतलब अभिकथन और तर्क वाला सवाल है। देखो लिखा है, एक संख्या q अभाज्य गुणन खंडित है, ठीक ना, अभाज्य गुणन खंडित है, जो 3 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू बी के रूप में है। ध्यान समझना, सवाल जब तक पढ़ लो। मतलब कि q अभाज्य गुणन खंडित है, q है और q के अभाज्य गुणन खंड किया है, प्राइम फैक्टर हमने इसको किया है। तो 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू बी, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर और इंटू बी, ये सारी चीज़ें हो गई के रूप में, जहाँ 3 और 7 के अतिरिक्त बी एक अभाज्य संख्या है। मतलब कि 3 कैसी है, अभाज्य संख्या, 7 कैसी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, प्राइम नंबर है, और बी भी कैसी है, एक प्राइम नंबर है। ये सब दिया गया है, ये कह रहा है। और प्राइम नंबर क्या होती है, देखो ध्यान से, प्राइम नंबर स्टार्ट कर 2 3 5 7, ओनली 2 फैक्टर के जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक ना, और भी होती हैं। यहाँ तक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ तक समझ लिया। आगे देखो लिखा है कि उपरोक्त, हाँ, तो अभिकथन ए में कह रहा है क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है, ठीक है ना। क्यू एक निश्चित रूप से क्या कह रहा है, क्यू जो है एक निश्चित रूप से विषम संख्या है। देखो अगर बात करें, इसकी बात करें तो देखो 3 3 9, ठीक है ना, 7 7 49, और इसकी बात करें, अब देखो दो
अगर ये जो कह रहा है, ये अभिकथन ए जो कह रहा है क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है, ठीक है। अगर मान लो ये ना होता तब तो कह देता ठीक है, लेकिन यही तो काम गड़बड़ कर रहा है। दो अगर इसके साथ आ गया, ठीक है ना, दो अगर आ गया सम संख्या का, किसी भी संख्या या सम हो या विषम हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही आएगा। तो देखो ये क्या बना है, मल्टीप्लाई करें 9, देखो कितना आ जाएगा, 9 9 81, एक गुणे 2 कितना हो जाएगा, तो इकाई का अंक कितना हो गया 2, इकाई का अंक अगर 2 आ गए तो बताओ सम संख्या आ जाएगी। तो पहला वाला अपना जो क्या दिया गया, अभिकथन ए जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। अब आगे बात करते हैं, तर्क बी में क्या कर, सॉरी तर्क आर में क्या करा, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर एक विषम संख्या है। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर जो विषम संख्या, देखते हैं 9 हो गया और कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, 9 9 81 एक, तो लास्ट में कितना आ रहा है, एक आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, एक आ रहा है। और अगर लास्ट में 1 3 5 7 होता है, लास्ट में क्या होता है 1 3 5, 1 3 5 और 7 हो गया, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगी। और अगर इकाई का अंक 0 आए, 2 आए, 4 6 8 आए, तो ये 100% कैसी हो जाएगी, ये अपनी सम संख्या हो जाएगी। ये इकाई का अंक अगर आ जाए 1 3 5 7, सॉरी और 9 भी आ जाए, ठीक है ना, 9 भी आ जाए, तो ये कैसी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो बताओ आया समझ में कि नहीं आया। ये प्रश्नावली खत्म हो गई। इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।